संभल में लखनऊ से टिकट लेकर वापस लौटे समाजवादी के लोकसभा 8 के प्रत्याशी जिया उर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आने वाले चुनाव के बारे में किया कहा, सुनिए। सबसे पहले तो यह है कि दादा मोहतरम के बाद जो इस लोकसभा क्षेत्र से दादाजी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी घोषित कर रखा था और संभल लोकसभा क्षेत्र की आवाम ही नहीं, सिर्फ प्रदेश और देश के जो उनसे मोहब्बत करने वाले उनको फॉलो करने वाले लोग थे, सभी चाहते थे भट्ट साहब भी क़यादत करें, रहनुमाई करें। लेकिन आज उनकी गैर मौजूदगी में जो माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझ पर भरोसा जताते हुए जो मेरे कंधों पर ये जिम्मेदारी दी है, जब वो आए थे बीच में 10वीं की फातिहा में भी शरीक हुए थे तो उन्होंने कहा भी था कि उनकी विरासत को परिवार के द्वारा आगे बढ़ाई जाएगी और उस पर उन्होंने वादा किया था हम उसको बात को पूरा करेंगे और अपने वादे को निभाया भी है। मेरा संभल लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन से टिकट डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद में मैं आप लोगों के दरमियान में मैं संभल जब पहुंचा हूं, रात लेट आया था तो इसलिए आप कुछ लोगों से अलग अलग बात थी तो इसलिए मैंने सोचा सब लोगों से एक बार बैठ करके बात कर लूंगा और जो हालात चल रहे हैं उस पर भी तस्करा कर लूंगा। तो आज जो उन्होंने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है, मैं हमेशा से ये रहा था कि जब हम आते थे संभल में, जब टिकट डिक्लेयर होता था दादा मोहतरम का हुए हो टिकट या मेरा हुआ हो, तो लोगों ने बहुत, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा क्षेत्र हो या और जिलों के आवाम हो, बड़े जज्बात के साथ में इस्तकबाल किया करते थे। लेकिन इस बार क्योंकि ये टिकट जहां हमारे लिए खुशी है वहां हमारे लिए दुख की भी घड़ी है बहुत ज्यादा कि दादा मोहतरम की गैर मौजूदगी के अंदर आज ये टिकट मुझे मिला है और इसलिए हमने उसको खुशी को वैसे नहीं मनाते हुए खामोशी से मैं रात में यहाँ पहुंचा हूँ। और मैं इंशाल्लाह आपके चैनल के माध्यम से सभी जो चाहे रिटिन हमारे जितने भी हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो टिकट दे करके मुझ पर भरोसा किया है, मैं अभी सभी अपने समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो भी नेतागण हैं या कार्यकर्ता हैं, मेरी पूरे प्रयास रहेगा मैं सबको साथ लेकर करके और सभी लोगों को साथ लेकर, चाहे कोई किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो या बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, मैं अच्छे वोटों उनको साथ लेकर के चुनाव लड़ूं और एक अच्छे वोटों से तारीखी लिख करके एक अच्छे कामयाबी चुनाव में हासिल करूं। और इस वक्त समाजवादी पार्टी में कई दावेदार थे टिकट को लेकर के, कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को मायूसी हाथ लगी, उन्हें किस तरह से मनाने का काम करेंगे आप? देखिए, ऐसा होता है कि जब भी कोई चुनाव होता है, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, हर चुनाव के अंदर दावेदारी रहती है और हर पार्टी के अंदर, हर दल के अंदर दावेदारी कई लोगों की होती है। लेकिन दावेदारी भी उन्हीं दल में ज्यादा होती है जिस दल की मजबूती होती है। जो बड़ा दल होता है तो जाहिर सी बात है इस बार समाजवादी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल है वो मजबूत गठबंधन है और इस समय दावेदारी भी ज्यादा बनती थी, तो मुझे उनसे किसी से भी किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है जिन लोगों ने दावेदारी की है। और यकीनन अगर उन लोगों को निराशा हुई है, चाहे वो दावेदार हों या उनके समर्थक हों, तो मैं यकीन करता हूं कि मैं उन लोगों को मना करके, और कुछ लोग मेरी बातों से, कुछ लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के को देखते हुए एक होकर के चुनाव लड़ाएंगे। कोई भी, मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के जो भी नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, कोई भी इस लोकसभा चुनाव की, सिर्फ ये चुनाव नहीं, एक महत्वपूर्ण जंग है। ये जंग सिर्फ जैसे इस टाइम चर्चा चल भी रही है, सिर्फ चुनाव के लेकर के नहीं है, बल्कि जंग है संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। आने वाले समय में अगर ये चुनाव के अंदर अगर हमने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे दी तो तभी हम लोकतंत्र को बचा पाएंगे और इसलिए सब लोगों को मिलकर के चुनाव लड़ना है। मुझे यकीन है, पूरा भरोसा है, सब लोगों को मैं इकट्ठा करके साथ करके इस चुनाव की जंग को जीतने का काम करना है। ये भाई अरविंद केजरीवाल को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, क्या कहेंगे? भाई, भारतीय जनता पार्टी जो है इस टाइम बहुत मायूस है, निराश है। अब वो लोग कहते हैं कि हम लोग 400 पार करेंगे सीधे, 400 पार का उन्होंने नारा दिया है, लेकिन जैसे कि हमारी पार्टी मुखिया ने उन्होंने कहा है 400 पार नहीं, इनका नारा 400 हार होना चाहिए था। और अगर 400 पार का उनका नारा सही था कि वो कह रहे हैं कि हम 400 जीत लेंगे, तो फिर तो उनको चुनाव लड़ने नहीं चाहिए, आराम से घर पे बैठ करके आराम से सोएं, आराम करें। उन्हें चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? वो चुनाव कराने की भी जरूरत नहीं है।
लेकिन यकीनन जो उनका सर्वे है उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये चीज पूरी तरह से मुकम्मल यकीन है कि उनकी इस बार शिकस्त जो है वो करारी शिकस्त होने जा रही है। यही वजह है कि वो इस टाइम सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का जो दुरुपयोग कर रहे हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का इन 5 साल 10 साल की जो सरकार रही है, कितने लोग गिरफ्तार करें, बीजेपी के लोग डिक्लेयर करें, लेकिन कोई बीजेपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ विपक्ष को टारगेट कर करके। एक तरफ वो कहते हैं कि गठबंधन कमजोर है। अगर गठबंधन कमजोर है, इंडिया गठबंधन, तो फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर करके क्या संदेश देना चाहते हो? ये सीधा सीधा संदेश यही है कि वो उससे घबराए हुए हैं इंडिया गठबंधन से, और सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। जो ये लोकतंत्र का और संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं संस्थाओं का, चाहे वो सीबीआई, इनकम टैक्स हो या चुनाव आयोग हो, ये सरासर गलत है। हम अपने सारे इस देश के सारे मतदाताओं से, मैं सिर्फ संभल के नहीं बल्कि प्रदेश और देश के सारे मतदाताओं से मैं ये अपील और गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आप लोग चाहते हो इस देश के अंदर रोजगार मिले, इस देश के अंदर महंगाई कम होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, और अगर आप लोग चाहते हो कि जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो किसानों का हक है एमएसपी वो मिलना चाहिए, आप चाहते हो हमारी माँ बहन की गरीब जो है वो इज्जत सलामत रहे, महफूज रहे, तो ये तभी मुमकिन है जब भारतीय जनता पार्टी इस केंद्र की सरकार से और प्रदेश से हटेगी। और ये तभी होगा आप लोग बगैर इनके किसी बहकावे में आकर के, जैसे कि पिछले 2-3-4 चुनाव के अंदर ये धोखा दे चुके हैं। मैं अपने सभी मतदाताओं से पूरे देश के मैं ये कहूंगा कि एक बार एक होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाइए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसा बोर्ड को असंवैधानिक घोषित किया है, तो इस पर क्या कहना आपका? देखिए, जो भी है, मिसाल के तौर पे कोई कोर्ट अगर कोई निर्णय देता है तो यकीनन उस पर हमारा अपनी बात रखने के लिए, उसके ऊपर कोर्ट जाने के लिए, उसमें रिवीजन के लिए या उसके ऊपर कोर्ट जाने का हमारा अधिकार है। मदरसा बोर्ड के लिए अगर उन्होंने वो किया है तो यकीनन हम अभी पहले उसके आदेश की कॉपी को हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में कानूनी राय लेकर के हम चाहे उसमें रिवीजन डाल सकते हैं या अदरवाइज दूसरे कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यकीन करता हूं कि मेरे जो दानिश्वर लोग हैं वो जाएं, या मैं भी जरूरत होगी तो इंशाल्लाह साथ मिलकर के इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। हम खामोश नहीं रहने वाले। जो हमारा हक, चाहे हमारा हक पुलिस प्रशासन से हो या शासन से हो या कोर्ट से हो, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कभी पीछे नहीं हटने के, उस चीज को हम अपना जारी रखेंगे। विधायक जी, एक सवाल ये है कि बर्क साहब का, इकबाल महमूद साहब का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा। बर्क साहब के इंतकाल के बाद इकबाल महमूद साहब आपके निवास पर आए, कहीं न कहीं एक दोस्ती का भी कदम था, आपके गम में शरीक भी रहे, आपकी तरफ से क्या पहल होगी? देखिए, ये हकीकत है कि लंबी जंग चली आ रही है एक लंबे समय से। अब भली इत्तेफाक ऐसा है कि पार्टी भी एक है, लेकिन अब वो जब यहाँ पर तशरीफ लाए थे तो आपने देखा होगा, आप लोग भी मीडिया के सम्मानित सभी लोग यहाँ पर थे, सब लोगों ने बड़े सम्मान से, यहाँ तक कि मैंने भी अच्छे तरह से उनसे बिहेव किया और किसी ने भी कोई गलत इस टाइप की बात नहीं होने दी कि जिससे कि उनके सम्मान में कोई वो बात होती। अब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है, मैं जो भी हो सकता है मैं देखूंगा उसको कि मैं किस तरह से आगे बढ़ा सकता हूँ। क्या ये वर्चस्व की लड़ाई मानते हैं? राजनीति में तो देखिए वर्चस्व नहीं, राजनीति में चाहे लड़ाई ये पुरानी चली आ रही है। चुनाव में जो व्यक्तिगत लड़ाई कम होती है, मतभेद जो होते हैं वो विचारों के हुआ करते हैं, और वर्चस्व की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो चीज़ भी है वो एक लंबे समय से चला आ रहा है। अब आगे जो भी होगा उसमें गौर करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या करा सकता है। फिलहाल मेरी कोशिश यही है कि जब गठबंधन की देखिए सरकार बनने के लिए जब काउंटिंग होती है तो एक एक सीट की बड़ी अहमियत होती है, और इस उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े ही सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं, लेकिन एक एक सीट की कीमत है। इसलिए मुझे ही नहीं, सारे पार्टी के नेताओं को, संगठन के लोगों को, सारे पार्टी के लोगों को नहीं बल्कि सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरह से हमें सीट को जिता करके ऐतिहासिक मतों से, जैसे दादा मोहतम 2.25 लाख वोटों से जीते थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरी कोशिश ये है कि मैं अगर कोशिश ये कर रहा हूँ कि उस रिकॉर्ड को भी तोड़ूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं दादा मोहतम बख्श साहब से आगे बढ़ गया। जो चीज भी मेरे पास है ये उनकी ही देन है। आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ उनकी ही देन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए जो उनकी पॉलिसी थी, जिस तरह से अपने वो उनका जो जमीर था, जिस कभी जमीर का सौदा नहीं किया, उसको आगे राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए और अपने कौम के
और सारे लोगों के, गरीब मजदूर आवाम की, किसानों की, नौजवानों की, माँ बहनों की लड़ाई को लड़ने के लिए मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूं। और इंशाल्लाह जीतने के बाद में आप देखेंगे वही बर्क साहब की जो खूबी थी, वो मेरी कोशिश रहेगी उनके नक्शे कदम पर चल करके मैं सभी लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा। और ये खास बात थी, मैं आपको बताता चलूं, जब दादा मोहतरम बर्क साहब चुनाव लड़ते थे, विधानसभा हो या लोकसभा का हो, तो उनको जहां मुसलमानों का वोट एक तरफा मिलता था, वहां हिंदू समाज के जो सेकुलर वोट थे वो भी उनको काफी अच्छी तादाद में वोट किया करते थे। और मेरी कोशिश रहेगी कि सभी धर्म और समाज के लोगों को साथ लेकर के मैं इस चुनाव के अंदर एक बड़ा इतिहास रचने का काम करूं, एक अच्छे वोटों से जीत करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर सकूं।